हेलो गाइस, माई सेल्फ कल्पना। एंड जैसा कि आपको पता है, मिडिल इंग्लिश पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था: बिफोर चोसर, एज ऑफ चोसर और एज ऑफ रिवाइवल। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ऑफ एज ऑफ रिवाइवल। एज ऑफ रिवाइवल को एज ऑफ रिवाइवल क्यों कहा जाता है? इस पीरियड के दौरान लोगों ने प्राचीन ग्रीक और प्राचीन रोमन टेक्स्ट को पढ़ा और इस टेक्स्ट को पढ़ने के पश्चात वो इस टेक्स्ट की तरफ आकर्षित हुए और आकर्षित होने के पश्चात उन्होंने इसको सराहना शुरू किया और फिर उसके बाद इसे कॉपी करना शुरू कर दिया। तब से इस पीरियड को रेनेसा के नाम से जाना जाता है। रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। पहले जो कुछ भी मृत हो चुका था उसका फिर से पुनर्जीवित हो जाना, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो आर्ट और लिटरेचर हो। यानी कि जो भी कुछ मर चुका था उसका फिर से पुनर्जीवित हो जाना। ये जो रिवाइवल का जो टाइम पीरियड है वो 1400 से लेकर 1550 एडी तक माना जाता है। सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो चुकी थी। प्रिंटिंग प्रेस वॉज मेड एंड स्टार्टेड बाय जॉन गुटेनबर्ग 1450 इन यूरोप। और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस ब्राउट इंग्लैंड बाय विलियम कॉक्सटन। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जॉन गुटेनबर्ग ने 1450 में यूरोप में की थी। उसके बाद विलियम कॉक्सटन इसको इंग्लैंड में लेकर आए थे 1476 में। और इस तरीके से लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पहले जो किताबें थी वो काफ़ी महंगी हुआ करती थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने के पश्चात किताबों को प्रिंट किया जाने लगा। काफ़ी संख्या में लोगों ने किताबें खरीदनी शुरू की और नॉलेज का लेवल भी बढ़ता चला गया और लिटरेसी रेट भी बढ़ता चला गया। रिफॉर्मेशन एज। रिफॉर्मेशन जो एज थी वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलीजियस मूवमेंट माना जाता है जो इस पीरियड के दौरान हुआ था। 1410 एडी में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुआ और धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी ऑल ओवर यूरोप में स्प्रेड होना शुरू हो गया। पहले जो लोग थे वो जो है वहाँ के यूरोप के जो लोग थे पहले पैगन हुआ करते थे। अब आप पूछेंगे कि पैगन क्या होता है? जो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते थे वो पैगन कहलाते थे। वे प्राकृतिक शक्तियों जैसे कि सूरज, चंद्रमा, इन्हीं की उपासना किया करते थे। जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद उनके जो भी अपोस्टल्स थे, अपोस्टल का मतलब होता है उनके शिष्य, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को पूरे यूरोप में स्प्रेड किया और बाइबल को लिखा। इस तरीके से उन्होंने पूरे यूरोप में चर्च खोल दिए और इस तरीके से क्रिश्चियनिटी का विकास हुआ। क्रिश्चियनिटी एक प्योर फॉर्म होती है और इसको कैथोलिज्म चर्च भी कहा जाने लगा था। रिजिड फॉर्म होती है और इसमें कुछ ऑर्थोडॉक्सी बिलीफ भी होते हैं। रिफॉर्मेशन स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर। Martin Luther was a German monk. He believed that each person should have an opportunity over his religion rather than religion is relying on other. उन्होंने क्लर्जीमैन और कैथोलिज्म चर्च का काफ़ी विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि उस समय ऑफिशियल पर्डन दी जाती थी। मतलब जो भी कोई भी व्यक्ति सिन कर देता था या मर्डर कर देता था वो जाता था क्लर्जीमैन के पास। क्लर्जीमैन क्या करते थे? वो उनसे पैसा लेते थे और उनके जितने भी सिंस थे वो उनको माफ़ कर दिया करते थे। इस तरीके से मार्टिन लूथर ने 95 थेसिस का एक बेसिकली एक लेटर था, उसको लेटर को लिखा और उसमें 95 पॉइंट मेंशन किए और इसको जो है कैसल चर्च इन विटनबर्ग पर नेल कर दिया। और इसके पश्चात शुरुआत हुई नेक्स्ट रिलीजन लाइक कैल्विनिज्म की। कैल्विनिज्म स्टार्टेड बाय जॉन कैल्विन एंड प्रोटेस्टेंटिज्म स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर किंग। प्रोटेस्टेंटिज्म ऐसा रिलीजन था जो कैथोलिज्म का पूरी तरीके से विरोध करता था और इसको शुरुआत किया था मार्टिन लूथर किंग ने। और कैल्विनिज्म की शुरुआत किसने की थी? कैल्विन ने की थी। जो कैल्विनिज्म था ये भी कैथोलिज्म का विरोध करता था, लेकिन ये थोड़ा प्रोटेस्टेंटिज्म से थोड़ा अलग था।
फिर वहाँ पर बार्बोनिक प्लेग फैला जिसमें वहाँ की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी और चर्च इस प्लेग को रोकने में भी नाकामयाब साबित हुआ। रिफॉर्मेशन इज प्रीडोमिनेंटली अ मूवमेंट विच इज़ बेसिकली कंसर्न्स विद रिलीजन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो की दैट हैपेंड इन द एज ऑफ रिवाइवल। एज ऑफ रिवाइवल में वार ऑफ रोज हुआ था जिसका टाइम पीरियड था 1455 से लेकर 1485। इसमें दो फैमिली थी। पहली फैमिली थी हाउस ऑफ यॉर्क और दूसरी फैमिली थी हाउस ऑफ लैंचेस्टर। इन दोनों में काफ़ी वॉर हुआ था, सिविल वॉर बोलते हैं उसको, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाया था। लेकिन लास्ट में जो है हाउस ऑफ लैंचेस्टर के जो बेटे थे उनकी शादी हुई हाउस ऑफ यॉर्क की डॉटर से। इस तरीके से ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हुई। हेनरी सेवन को पहला ट्यूडर किंग ट्यूडर डायनेस्टी में माना जाता है। हेनरी सेवेंथ जो है पहले ट्यूडर किंग थे। हेनरी ट्यूडर डिफीटेड रिचर्ड थर्ड एट द बैटल ऑफ बोस्फोर्थ फील्ड, फाइनल स्टेज ऑफ वार ऑफ रोजेस। और इसके बाद हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ रूलर्स ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी। नंबर फर्स्ट हेनरी सेवन, जिनका टाइम पीरियड था 1485 से लेकर 1509 तक। ही गेव स्टेबल लैंड। उनके आने के पश्चात इंग्लैंड में एक स्टेबिलिटी आई थी, मतलब उन्होंने स्टेबल लैंड दिया और लोगों में मतलब एक सुरक्षा की भावना का विकास हुआ। इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंग्लैंड, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। ही सेंड स्कॉलर्स टू इटली टू लर्न ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेजेस। उन्होंने अपने यहाँ के विद्वानों को इटली भेजा ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। इंग्लैंड बिगिन टेकिंग इंटरेस्ट इन क्लासिकल एंड कल्चर ऑफ ग्रीक एंड रोमन। इंग्लैंड ने शुरुआत किया और इंटरेस्ट लेना शुरू किया ग्रीक और लैटिन लिटरेचर में। वहाँ का लिटरेचर वाकई ही काफ़ी सराहनीय था, जो कि वहाँ पर इतना अच्छा लिटरेचर को देखकर वो काफ़ी आकर्षित हुए और उसी की तरह ही उन्होंने कॉपी करना शुरू किया था, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। गिव स्टेबल रॉयल हाउस एंड बिगन इंग्लिश रेनेसांस। उन्होंने एक स्टेबल रॉयल होम दिया, रियल हाउस दिया और वहाँ पर इंग्लिश रेनेसांस की शुरुआत हुई। उसके बाद पीरियड शुरू होता है। जो रूलर्स थे, सेकंड रूलर्स थे, वो थे हमारे हेनरी द एथ। इनका टाइम पीरियड 1509 से 1547 के लगभग माना जाता है। इन्होंने 6 शादियाँ की थी, लेकिन हमें इसमें 6 शादियों को याद नहीं करना है, हमको सिर्फ 19 शादियों को याद रखना है जिससे उनको संतान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने 6 बार शादी की थी। आखिर उनका 6 बार शादी करने के पीछे क्या कारण था? 6 बार शादी इसलिए की थी क्योंकि वो अपने उसके राज्य के लिए एक पुत्र की प्राप्ति चाहते थे, लेकिन उनकी जो पहली 2 वाइफ थी उनको पुत्र नहीं दे पाई थी, इसलिए वो शादियां करते चले गए और उन्होंने 6 शादियां की। सबसे पहली जो शादी की थी उन्होंने की थी कैथरीन क्वीन ऑफ एरागन से। कैथरीन क्वीन ऑफ एरागन से जो उनकी शादी हुई थी तो उनसे जो उनकी बेटी हुई थी तो उसको बोलते हैं मैरी फर्स्ट, ब्लडी मैरी। और फिर उसके बाद उन्हें पुत्र नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि वो जो है उन्हें छोड़ देंगे और फिर दूसरी शादी करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की क्वीन एम्बुलेन से, उससे उन्हें हुई डॉटर एलिजाबेथ फर्स्ट। और फिर उन्होंने थर्ड शादी की जैन सरमोर से, जिससे उन्हें हुआ सन एडवर्ड 6। इस तरीके से ये 3 शादियाँ थी जिनको हमें याद रखना है और 3 शादियों को हमें याद नहीं रखना है क्योंकि ये ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो पहली शादी थी जिससे उन्हें मैरी हुई थी तो इसको ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता है। दूसरी थी क्वीन एलिजाबेथ, फर्स्ट वर्जिन क्वीन हु स्टार्टेड इंग्लैंड गोल्डन एज, जिन्होंने इंग्लैंड में गोल्डन एज की शुरुआत की थी। जब उन्होंने पहली शादी की थी कैथरीन से तो उन्होंने कैथरीन
को बैनिश कर दिया था और उन्होंने जो है मैरी थी उसको इलेजिमेट चाइल्ड भी घोषित कर दिया था। लेकिन उस समय क्या था कि ऐसा नहीं हो सकता था कि मतलब आप जो है दूसरी शादी नहीं कर सकते अगर आपके पास पहली वाइफ है। तो उस समय इंग्लैंड में क्या था कि पोप का राज था और इंग्लैंड में कैथोलिज्म रिलीजन था और पोप की परमिशन के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते थे। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए हेनरी एट ने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास किया जो आया था 1534 में। और उसके बाद क्या हुआ, दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन बिकॉज दिस वॉज सेपरेशन फ्रॉम रोमन कैथोलिक चर्च फ्रॉम इंग्लैंड एंड विद दिस किंग हेनरी स्टार्टेड एंग्लिकन चर्च। पोप की जितनी भी शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया और एंग्लिकन चर्च की शुरुआत की। एंग्लिकन चर्च वो चर्च होते हैं जिसमें पोप इम्पोर्टेंस नहीं होता है, उसमें सिर्फ राजा ही सर्वोपरि होता है, राजा को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसमें पोप को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। उन्होंने पोप को जो है विरोध क्यों किया था, क्योंकि पोप ने उन्हें परमिशन नहीं दी थी सेकंड मैरिज की, क्योंकि कैथोलिज्म रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते थे। उन्होंने इसका विरोध किया था, इसलिए उन्होंने उस एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास किया और पोप की जो शक्ति थी उसी को ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने दूसरी शादी की, मैरी एम्बुलेन से की मैरी। एम्बुलेन जो थी वो नई क्वीन थी, लेकिन क्या हुआ, शी इज़ ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम द सीरीज ऑफ मिस कैरेजेस। शी इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ सन एंड थ्रू शी प्रोड्यूस अ डॉटर। उससे उन्हें एक बेटी हुई जो बाद में वर्जिन क्वीन ऑफ इंग्लैंड क्वीन के नाम से जानी गई, जिसको हम कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ। और उन्होंने जो है क्वीन एलिजाबेथ को भी इलेजिमेट चाइल्ड घोषित कर दिया कि उससे भी उनका कोई रिलेशन नहीं है मतलब। और उन्होंने जो उनकी मदर थी एम्बुलेन, उन पर ऐसा कहा कि इनके अंदर विच क्राफ्ट है, मतलब इनके अंदर विच क्राफ्ट है। और इस तरीके से उन्होंने तीसरी शादी उन्होंने की जैन सिरमौर से। जैन सिरमौर finally able to give him a son and the son name was Prince Edward VI। एडवर्ड 6 जो थे उन्होंने 6 वर्षों तक ही शासन किया और अपनी टीनेजर एज में वो काफ़ी कमज़ोर थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए। वो अपनी जो है मदर की तरह ही प्रोटेस्टेंटिज्म फॉलो करते थे। और आपने ये देखा कि कैथरीन वॉज अ कैथोलिक क्वीन बट वेयर ऑल द क्वीन वर प्रोटेस्टेंटिज्म, बेटा भी प्रोटेस्टेंटिज्म था। और उसके बाद उन्होंने मैरी कैथोलिक इसके बाद टाइम पीरियड है एडवर्ड 6 का। इनका टाइम पीरियड है 1547 से लेकर 1553। एडवर्ड 6 ने जो है प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ावा दिया। और आपको ये बात याद रखनी है, कैथरीन वॉज कैथोलिक क्वीन वेयर ऑल द अदर क्वीन वर प्रोटेस्टेंट, और बेटा भी प्रोटेस्टेंट था। और he eliminated many Catholic practices and symbols and introduced the Book of Common Prayer to English people and he spread of Protestantism and continue the Reformation। एडवर्ड जो है वो उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ावा दिया था और उनकी सभी रानियों में से जो कैथरीन थी वही कैथोलिक थी, बाकी सभी रानियां प्रोटेस्टेंट रिलीजन को ही मानने वाली थी। आफ्टर दैट लेडी जेन ग्रे अनक्राउंड 1553 एंड डाइड 1554 and fifth, Mary first. The time period of Mary is 1553 to 1558 to throne after the death of Edward. She was daughter of Henry VIII or Catherine. And she executed
Protestant and hundreds of Protestants were executed, that she earned the nickname of Bloody Mary because she invested so much money to executing the Protestant, and there was so much bloodshed in England during the 5-year period. मैरी के बैठने के पश्चात उसने जितने भी प्रोटेस्टेंट थे उनका विरोध किया, उनको मारना शुरू किया। उसके बाद उनको निक नेम मिला ब्लडी मैरी का। इनके 5 साल के शासन के दौरान सब जगह ब्लड ही ब्लड, अस्थिरता ही अस्थिरता देखने को मिली। एंड आफ्टर दैट Elizabeth I sat on the throne 1558 to 1603 time period is called the golden period. एलिजाबेथ ने जो है दोनों धर्मों को समान महत्व दिया। इसने सपोर्ट किया कैथोलिज्म का और प्रोटेस्टेंट का, और एग्जीक्यूट उन्होंने किया प्रोटेस्टेंट, क्योंकि रानी के टाइम पर लिटरेचर और आर्ट एंड कल्चर काफ़ी फ्लरिश हुआ था। जितने भी मेन इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं वो आपको एलिजाबेथन एज में देखने के लिए मिलेंगे। और आपने देखा कि पहले जितनी भी था पॉलिटिकल अस्थिरता काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और इस टाइम पीरियड के दौरान यहाँ राजनीतिक स्थिरता देखने को मिली और किसी भी प्रकार का युद्ध भी नहीं था। एलिजाबेथ जो है काफ़ी अच्छी और काफ़ी सुलझी हुई रानी साबित हुई। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास हुआ 1534 में। इसके बाद एंग्लिकन चर्च की शुरुआत हुई। एंग्लिकन चर्च इज़ बेसिकली अ चर्च ऑफ इंग्लैंड वेयर किंग इज़ द हेड ऑफ द चर्च नॉट द पोप, जहाँ पर राजा को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है और पोप का कोई रोल नहीं होता। एंग्लिकन चर्च वो चर्च कहलाते थे जिसमें राजा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, ठीक है। और जून 2014 में क्वेश्चन था दैट रिलीजियस कंट्रोवर्सी इन इंग्लैंड particularly during the 15th century led to the promotion of। जब इंग्लैंड में 15 शताब्दी के लगभग रिलीजियस कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसने किस चीज़ को प्रमोशन दिया था? जी हाँ, आंसर है इसका इंग्लिश प्रोज। इस तरीके से हमारा एज ऑफ रिवाइवल का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एलिजाबेथन एज एंड वी विल डिस्कस अबाउट all the important point related to the Elizabethan era in our next video. So thank you very much.